स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन में जो स्पेशली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जो माइलिन शीथ है, जब इसमें डिस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाता है तो ये डिस्ट्रक्टिव माइलिन शीथ जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से होता है, सो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें पैची डिस्ट्रक्शन हो जाता है माइलिन शीथ का, जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन पीपल्स में यह पाया जाता है और मैक्सिमम 20 से 50 उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा जो है वुमेंस में ये देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव टू मेल्स। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो जैसा हमने बताया कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो इसमें इटसेल्फ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं माइलिन के अगेंस्ट में और WBCs जो कि है वो एक्टिव हो जाती हैं इन इम्यून सिस्टम, और ये दोनों मिलकर अटैक करती हैं माइलिन शीथ पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कुछ वायरसेस जो हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट में ट्रिगर हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट होने से ये ऑटो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे जो है एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं माइलिन के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इंजरी टू शीथ, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो माइलिन शीथ है उसमें इंजरी हो जाती है और इवन उसके साथ में जो ही नर्व्स जो उसके साथ में भी प्रेजेंट है उसमें भी इंजरी देखने को मिलती है, माइलिन शीथ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसकी वजह से माइलिन का कम्प्लीटली लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। माइलिन के लॉस होने की वजह से जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं और इस लीकेज की वजह से हाइपर पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जो नर्व है या न्यूरॉन है वो फेल हो जाता है एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करने में। तो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन जो है वो इसका मेन कॉज है और जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो जब माइलिन पैची डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे कंडक्ट नहीं हो पाता। तो ये एक रिजल्टेंट निकलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइलिनेटेड फाइबर्स में जो कंडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है और अगर फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स कहलाते हैं, और अगर इसमें ही डिस्ट्रक्शन होने लगा तो वो कंडक्शन जो है वो नहीं हो पाता एक्शन पोटेंशियल का। कई बार MCQs में पूछ लेते हैं, MCQ क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि एग्जांपल दीजिए कोई वायरस का जो माइलिन डिस्ट्रक्शन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ वायरसेस लाइक एपिस्टेन बार वायरस है और कुछ वायरस जैसे मीजल्स है, हर्पीज़ है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा है, इनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है माइलिन डिस्ट्रक्शन में। तो अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड इनिशियल प्रेजेंटेशन क्या आती है? तो इनिशियली जो कंप्लेंट्स आती हैं दैट इज़ हाइपरफ्लेक्सिया। हाइपरफ्लेक्सिया में एक्चुअली रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना, ठीक है, बॉडी को किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्टिव रखने की एक फिनोमेना है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये हाइपर हो जाता है, इसे इंक्रीज्ड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। दूसरी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आती है पैरापेरेसिस, वीकनेस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें कमज़ोरी महसूस होती है पेशेंट को। माइल्ड स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। स्पास्टिसिटी इज यूजुअली कॉज्ड बाय द डैमेज टू द नर्व पाथवेज विद इन द CNS दैट कंट्रोल मूवमेंट एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्स। सो यूजुअली अगर आप स्पास्टिसिटी को समझते हैं कि जो मसल में जो टोन होती है, ठीक है, किसी वजह से वो हाइपर हो सकती है और कभी वो हाइपो हो सकती है, ठीक है। ये आप CNS में पढ़ेंगे कि हाइपर और हाइपो कब होती है। तो माइल्ड स्पास्टिसिटी में होता है कि हाइपर जो है वो 2 तरीके से होती है, एक होता है रिजिडिटी और एक होता है स्पास्टिसिटी। तो रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी, अब इसमें क्या होता है कि जब 2 ग्रुप्स की मसल्स जैसे कि फ्लेक्सर्स और दूसरी होती है एक्सटेंसर्स, जब दोनों ग्रुप की मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं रिजिडिटी, और जब किसी एक ग्रुप की मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी। तो
मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में यूजुअली क्या देखने को मिलती है, स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी यूजुअली कॉज बाय, क्योंकि नर्व पाथवे में नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, और ये जो नर्व्स हैं जो कंट्रोल करती हैं टोन मूवमेंट को, साथ में स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, तो ये इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हीट इंटॉलरेंस। तो यूजुअली जो पेशेंट है फील अनयूजुअली हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन नॉर्मल एंड वार्म टेम्परेचर। तो यूजुअल टेम्परेचर में भी वो अपने आप को अनकंफर्टेबल समझना शुरू कर देता है, या उसे ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। तो कहीं पर भी जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, वो मिक्चुरेट कर देता है, ब्लैडर कंट्रोल वो खो देता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में। इसके अलावा नमनेस की कंप्लेंट आती है। नमनेस मतलब पार्शियल या टोटल लैक ऑफ सेंसेशन इन बॉडी पार्ट्स। तो कई बार टच करने पे भी फील नहीं होता कि वहाँ कोई टच सेंसेशन आ रही है, तो नमनेस यानी पार्शियल या टोटल लैक ऑफ सेंसेशन। नेक्स्ट इज है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया यानी किसी भी तरीके की अनयूजुअल सी सेंसेशन, जैसे कि टिंगलिंग, या फिर कोई चल रहा है हाथों पे, या फिर कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या कोई ऐसा लग रहा है कोई निडल प्रिक हो रही है। इस तरीके की एबनॉर्मल सेंसेशन जो है वो स्किन में फील होती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन के अंदर। अब क्लिनिकल असेसमेंट अगर हम इसका देखें तो इसमें जो आता है कि पेन विद आई मूवमेंट। अब जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि इसमें जो आई मूवमेंट है, हम जो ऊपर नीचे और टेम्पोरल और नेजल दोनों साइड जब मूवमेंट करवा के देखते हैं तो उसको पेन फील होता है, पहला। दूसरा, विजुअल आई फील्ड डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको, यानी प्रॉब्लम इन सीइंग कलर, विजन डिटेल्स, ड्राइविंग एंड रीडिंग कैन बी डिफ़िकल्ट। सेंट्रल स्कोटोमा, अगर आपने पेरीमेट्री पढ़ी हो तो पेरीमेट्री में आप पढ़ेंगे जो सेंटर में जो स्कोटोमा होता है, जो उसमें इसका जो विजन होता है वो प्रॉपर, जो पेशेंट है वो सेंट्रल स्कोटोमा से सफ़र करता है और इस वजह से वो कलर विजन में उसको दिक्कत आती है, साथ में ड्राइविंग और रीडिंग में भी उसको दिक्कत आती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। बेसिकली व्हाट इज दिस? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व और टेम्पररी विजन लॉस। तो न्यूराइटिस मतलब ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना है कैरेक्टराइज्ड, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन हो जाता है और चेंज कलर परसेप्शन होती है। जो हम जिस कलर को देख रहे हैं उस कलर के बजाय वो हमें परसीव हो रहा है कोई दूसरा कलर। तो इस तरीके का क्लिनिकल असेसमेंट जो देखने को मिलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। सिम्टम्स ऑफन एग्जैबरेटेड बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये एग्जैगरेटेड भी हो जाते हैं। तो एग्जैबरेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे दे सकते हैं। प्रोग्रेशन इस डिसीज़ का वेरिएबल है, डिपेंड करता है कितना पैची डिस्ट्रक्शन हुआ है उस हिसाब से इसके सिम्टम्स आते हैं। इसकी जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है दैट इज़ द रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब रिलैप्स का क्या मतलब होता है? इट इज़ फॉलोड बाय द पीरियड्स ऑफ पार्शियल रिकवरी, कि कई बार पार्शियल रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है, और रेमिटिंग कि कई बार तो सिम्टम्स जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं और कई बार जो वो है कंटिन्यू होके परसिस्टेंट हो जाते हैं। तो रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका सबसे कॉमन फॉर्म है। It means transient episodes appear suddenly, last a few weeks or months and then gradually disappears। तो कई बार जब ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं तो कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के बीच वो कई बार ख़त्म भी हो जाते हैं। सब्सिक्वेंट एपिसोड्स कैन अपीयर लेटर, और कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग टर्म में, काफ़ी सालों में देखने को मिलते हैं। इसकी हिसाब से मल्टीपल स्क्लेरोसिस में को दो टाइप से डिवाइड किया। पहला है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरा है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो कोई भी रेमिशन का पीरियड वापस नहीं आता, यानी ऐसा नहीं होता कि कम्प्लीटली कोई भी सिम्टम डिसअपेयर हो जाए या कोई परमानेंट हो जाए। लेकिन सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये वर्सनिंग, यानी ये ज़्यादा डैमेज करता है माइलिन शीट को विद ओनली माइनर पीरियड्स ऑफ रिमिशन। ठीक है। तो डायग्नोस के बिहाफ पे इसका डिफ़िकल्ट है डायग्नोस करना, फिर भी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है उसके थ्रू नर्व का जो स्लो कंडक्शन है वो डिटेक्ट किया जाता है मोटर और सेंसरी पाथवेज में, जिसके थ्रू ये मालूम किया जा सकता है कि एक नर्व की जो कंडक्शन स्पीड है वो डिलेड है या फास्ट है, यूजुअल है अनयूजुअल। जनरली ये डिलेड होता है मल्टीपल, जब काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है डिसीज़ तब इसके बारे में जो है वो अनुमान लग पाता है।
सबसे अच्छा इसका डायग्नोस्टिक है MRI, दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मोस्ट डेफिनेट असेसमेंट है और बेसिकली इट इज़ एबल टू विजुअलाइज द मल्टीपल स्केयर्ड या स्क्लेरोटिक एरियाज और प्लैक्स। इसमें जो पैची डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो प्लेक्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर माइलिन के, तो ये MRI के थ्रू डिटेक्ट हो सकता है। एंड बेसिकली दीज प्लेक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑफन अपेयर इन पेरीवेंट्रिकुलर रीजन्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन बनता है। नाउ थेराप्टिक्स, अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है? तो ट्रीटमेंट बिहाफ पे लेते हैं, इसमें सबसे कॉमनली यूज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें प्रेडनिसोन यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, बिकॉज स्टेरॉइड्स हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। दूसरा आता है बीटा इंटरफेरॉन्स, ये हम IV थ्रू देते हैं और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से जो इम्यून ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी है उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, सीवियरिटी रिड्यूस हो जाती है एंड शो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, और इसके अलावा प्रोग्रेशन जो है उसका स्लो कर देता है। नेक्स्ट इज ग्लैटिडमार एसीटेट, दिस ब्लॉक द इम्यून सिस्टम्स अटैक ऑन माइलिन। नेक्स्ट इसके लिए ट्रीटमेंट में आता है नटालिजुमैब। बेसिकली ये इंटरफेयर करता है विद द एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल डैमेजिंग इम्यून सेल्स, जो भी पोटेंशियली इम्यून सेल्स जो माइलिन शीथ को डैमेज कर रही हैं उसके फंक्शन में ये इंटरफेयर करता है एंड टू मूव ब्लड स्ट्रीम टू द CNS। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रीटमेंट में जाता है रिटक्सिमैब। बेसिकली एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक्ट करता है B सेल डिप्लीटिंग थेरेपी के थ्रू। ठीक है, B सेल जो कि B लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, यूज्ड इन यंगर, जो कि 51 साल से या 50 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, उनमें ये यूज़ किया जा सकता है। वूम प्राइमरी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाज डायग्नोस्ड। नेक्स्ट आता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ये वो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ है ये, तो अगर इम्यूनिटी को उस टाइम थोड़ा सप्रेस किया जाए तो जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं उनको सप्रेस किया जा सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट आता है फिंगोलिमॉड और दूसरा होता है क्राइलिजुमैब। सो फिंगोलिमॉब का जो ओरली एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है, स्लो होता है इसका प्रोग्रेशन ऑफ रिलैप्सिंग रिमिटिंग फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे। ये एक्ट करता है बाय सिक्वेस्ट्रिंग लिम्फोसाइट्स इन लिम्फ नोड्स। तो यह क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को इनएक्टिवेट करवा देता है, सिक्वेस्ट करवा देता है और इसकी जो प्रोग्रेशन है उसको लिमिट कर देता है। जबकि क्राइलिजुमैब जो है यूज्ड इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये MCQ क्वेश्चन बन गया कि फिंगोलिमॉब कहाँ यूज़ होता है और दूसरा क्राइलिजुमैब कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, और बेसिकली ये टारगेट करता है CD20 मार्कर ऑन B लिम्फोसाइट्स को। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, फार्मा में भी पूछे जाते हैं। आई होप कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाएंगे। Hope you would like the lecture. If you like the lecture, please like and subscribe my channel. Thank you. Wish you all the best. Good luck.